चलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, अपन देख रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, 1000 वर्षों का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। इससे पहले वाली क्लास में क्या हुआ था कि अचानक से सिस्टम थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गया था, तो वो पूरी नहीं हो पाई थी क्लास, 15-20 मिनट की ही रह गई थी। तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपन देख रहे थे उसमें कि आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है अपन को। नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, स्वयंभू, पुष्यदंत, अमीर खुसरो, विद्यापति, रासो काव्य। रासो काव्य पढ़ना है, जैसे कि कई सारे रासो ग्रंथ हैं। खुमाण रासो दलपति विजय का, अध्ययमाण का संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। तो ये रासो काव्य हैं जिनके आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथाकाल शुक्ल जी करते हैं। इनमें वीर गाथात्मक परंपराएं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं मध्यकाल पर। तो मध्यकाल में देखिए 1350 से लेकर 1850 तक इसका टाइम पीरियड है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा है। कौन सा? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में क्या है, इसी का दूसरा नाम है भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल का नाम है रीतिकाल। और भक्ति काल को पुनः दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? सगुण काव्य धारा, पहले निर्गुण ले लीजिए। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य को पुनः दो भागों में बांटते हैं। देखो भाग कुछ नहीं है, आपको याद ये रखना है कि कैसे समझा जाए। कहीं नहीं आएगा कि निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इतना आ सकता है कि निर्गुण काव्य मध्यकाल की किस शाखा के अंतर्गत आता है, रीतिकाल या भक्ति काल, बस इतना आएगा। कि निम्नलिखित और इसके अलावा कबीरदास जी किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, निर्गुण है या सगुण है या प्रेम मार्गी है या संत मार्गी है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ऐसा कभी नहीं है कि भक्ति काल किस किस भागों में बांटा गया है। तो इसको कहते हैं रीतिकाल। अच्छा हो गया रीतिकाल, ठीक। निर्गुण को पुनः दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? संत मार्गी और संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य, सूफी काव्य। और संत काव्य को ही बोलते हैं ज्ञान मार्गी, और सूफी काव्य को बोलते हैं प्रेम मार्गी। संत काव्य में आते हैं कौन कौन से कवि आते हैं संत मार्ग में? कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपासेना। सूफी काव्य में देखिए कौन आते हैं। सूफी कवि कौन कौन हैं? सबसे बड़े सूफी कवि, सूफियों के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद जायसी के अलावा मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद के अलावा उस्मान, शेख निसार, कुतबन, ये सारे कवि हैं, सूफी हैं। सगुण काव्य में क्या क्या आ रहा है देखिए।
राम काव्य और कृष्ण काव्य। चूंकि कालक्रम के अनुसार पहले कृष्ण आते हैं, कृष्ण काव्य आता है, पहले सूरदास आते हैं, उसके बाद तुलसी आते हैं, तो क्या आएगा? कृष्ण काव्य और राम काव्य के प्रतिनिधि कवि राम हैं, कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास हो गए, नंददास हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, चित स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी हो गए, ये सारे कवि किस में आते हैं? वल्लभाचार्य हो गए, ये सारे कवि आते हैं। विठलनाथ हो गए, गोपीनाथ हो गए, सारे कवि आते हैं कृष्ण काव्य में। राम काव्य में कौन कौन आते हैं? राम काव्य में है प्रतिनिधि कवि तुलसी, तुलसीदास हो गए, प्रयागदास हो गए। प्रयागदास की बहुत प्रसिद्ध लाइन है ये, नीम के आगे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलवेला सोवे, राम लला के सरवा। सीता की सखी मानते हैं स्वयं को, सीता की सखी बनकर काव्य रचना करते हैं। तुलसीदास के बारे में तो कौन नहीं जानता। रामचरितमानस जो आज भी गुनगुनाई जाती है, दुनिया भर में गुनगुनाई जाती है ना। उत्तर मध्यकाल देखिए, रीतिकाल, रीतिकाल में क्या क्या है? रीतिकाल में 3-4 धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, और रीति इतर। ये 4 धाराएं हैं। रीतिबद्ध में कौन आता है? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध में अपन क्या पढ़ेंगे? रीतिबद्ध में देखिए, केशव, चिंतामणि, मतीराम, इन लोगों को पढ़ेंगे अपन रीतिबद्ध में। पहली धारा थी ये। दूसरी धारा कौन सी है? रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में एक ही कवि हैं, और वो एक ही कवि संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी कहे जा सकते हैं, और संपूर्ण रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ भी कहे जा सकते हैं, जिनका नाम है बिहारी दास। इसमें अपन को पढ़ना है बिहारी। बिहारी, बिहारी के ही बारे में कहा गया है, सत सैया के 2 हरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, एक ही रचना है इनकी, जिसका नाम है बिहारी सतसई। एक ही रचना है, 700 दोहे हैं इसमें, 700, कहीं कहीं 713 मिलते हैं, और कहीं कहीं 715 मिलते हैं। एक ही रचना है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके दोहे आ जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित दोहा किस विद्वान का है, किस कवि का है, किस रीतिकालीन कवि का है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक दोहा दे देगा, 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में क्या क्या होंगे? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। ठीक है, तो आपको लगा देना है। लगा कब पाओगे? जब आपको पता होगा। और पता कब होगा? जब आप पढ़ोगे। तो देखिए, बिहारी सतसई में क्या है। एक दोहा इनका बहुत प्रसिद्ध मैं बताता हूँ। कहत नटत रीझत कीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैनो नहीं सो बात। अब इसके अर्थ की बात तो यहाँ नहीं करेंगे,
अर्थ की बात बिहारी को पढ़ते समय करेंगे। तो रीतिबद्ध, रीति सिक्त, रीति मुक्त, रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त में आते हैं बोधा, घनानंद ठाकुर, आलम, अच्छा हो गया घनानंद, बोधा, घनानंद ठाकुर, आलम, ये कवि किस में आते हैं? रीति मुक्त काव्यधारा में। एक है रीति इतर, रीति इतर भी काव्यधारा है एक, और इस काव्यधारा में इसको वीर काव्य भी कहते हैं, वीर काव्य। इसमें आते हैं भूषण, गुरु गोविंद सिंह, मतलब ये स्वतंत्र काव्य लेखन था। भूषण गुरु गोविंद सिंह किस में आते हैं? रीति इतर में। तो रीति काल की शाखाएं देखी, 4 हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर। इसके बाद आता है आधुनिक काल। ये देखो, आदिकाल हो गया 1050 से 1350, मध्यकाल हो गया 1350 से 1850, और आधुनिक काल इसके बाद का टाइम पीरियड। बाद का टाइम पीरियड क्या है? 1850 से वर्तमान, 1850 से वर्तमान तक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आधुनिक काल की। आधुनिक काल, अठारह 50 से वर्तमान इसका टाइम पीरियड है। इसमें आता क्या क्या है? भारतेंदु युग से शुरुआत होती है इसकी। भारतेंदु युग से शुरुआत होती है। सबसे पहले तो भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद देखो, आधुनिक काल से पहले पद्य में ही साहित्य लिखा जाता था, गद्य में न के बराबर था। तो भारतेंदु युग के बाद, या यूं कहें कि भारतेंदु ने ही गद्य का प्रवर्तन किया और यहाँ से गद्य का विस्फोट हुआ। अब पद्य के अलावा गद्य में भी रचनाएं लिखी जाने लगी, निबंध हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, लेख हैं, ये सारी चीज़ें भारतेंदु युग से लिखी जाने लगी। द्विवेदी निबंध के तो प्रवर्तक ही भारतेंदु कहे जाते हैं, नाटकों के प्रवर्तक कहे जाते हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु का टाइम है 1850 से 1900 तक ले लेते हैं। इसके बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का टाइम है 1900 से 1918। इसके बाद है छायावादी युग। छायावाद का टाइम है 1918 से 36। अब देखो, युगों का समय बहुत छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे आदिकाल में अपन ने देखा, आदिकाल का टाइम 1350 तक था, 1050 से लेकर। और यहाँ पर देखो आधुनिक काल में कई सारे युग हैं, कई सारे उपविभाजन हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रचनाएं उपलब्ध है ना, वहाँ पर रचनाएं ही उपलब्ध नहीं थी। वहाँ के जो भी कवि हैं उनकी रचना ही गिनी चुनी मिलती हैं। तो रचनाओं के अभाव के कारण उस देश काल या उस समय की परिस्थितियों का निर्धारण नहीं हो पाता, जिसके कारण काल विभाजन करने में कठिनाई होती है। यहाँ पर पर्याप्त साक्ष्य हैं, पर्याप्त रचनाएं हैं।
छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 और प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1951। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी। इसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं। नई कविता है 1985 के बाद से। नई कविता 1951, 1954 में जगदीश गुप्त एक पत्रिका निकालते हैं, नई कविता। और उसके बाद नई कहानी, नया उपन्यास, नई आलोचना, नए नाटक, सब कुछ नया नया होने लगता है। ठीक है, नई कविता के बाद है समकालीन कविता, जनवादी कविता, सचेतन कविता, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। सचेतन कहानी, सहज कहानी, तो वो अलग बात है, वर्तमान वाली चीज़ों में आ जाते हैं समकालीन में। लेकिन प्रयोगवाद तक ही अपन देखते हैं 1951 तक, उसके बाद भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस चार्ट में इतना ही रहने दो। भारतेंदु युग में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो भारतेंदु जी के नाम पर ही है, तो भारतेंदु जी के बारे में देखेंगे। भारतेंदु, और भारतेंदु के बाद प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, मतलब जो भी कवि लेखक भारतेंदु मंडल में शामिल थे, उन सभी को अपन यहाँ पर देखेंगे भारतेंदु युग के अंतर्गत। ठीक है, द्विवेदी युग में कौन कौन आते हैं? गुप्त जी आते हैं सबसे पहले। तो कौन से गुप्त जी? मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद इनके भैया, छोटे भैया सियाराम शरण गुप्त, ये झांसी के थे दोनों भैया, चिरगांव झांसी। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी को रख सकते हैं। ठीक है, छायावाद में तो आपको पता ही है, 4 महत्वपूर्ण कवि हैं इसमें, 3 कवि हैं और एक कवयित्री हैं। कौन कौन से हैं छायावाद में? निराला, क्रम से लिखते हैं। सबसे पहले जयशंकर, सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे सीनियर हैं, तो सीनियर को ही पहले आना चाहिए। उसके बाद है निराला। जयशंकर को ब्रह्मा कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा या हिंदी साहित्य का ब्रह्मा। अनेक नाटकों की, कहानियों की रचना की है प्रसाद जी ने। प्रसाद जी का एक बहुत प्रसिद्ध काव्य है आंसू, एक शोक काव्य है। जब आप दुख में हो किसी दिन, तब इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रसाद जी का काव्य है, शोक काव्य है, जिसका नाम है आंसू। नाम में ही आंसू है, तो आंसू को पढ़ते हुए आंसू तो निकलना ही, मतलब निकलेगा ही आंसू तो। ठीक है, उसके बाद निराला जी हैं। निराला जी को कहा जाता है महेश, हिंदी साहित्य का महेश या छायावाद का महेश। निराला को संज्ञा दी गई है महाप्राण की, महाप्राण निराला। निराला की भी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है RKST, जिसका फुल फॉर्म होता है राम की शक्ति पूजा, है ना। राम की शक्ति पूजा, जिसमें राम हताश निराश हो जाते हैं और बुरी तरह से
मतलब अपने शस्त्र त्याग देते हैं कि मैं रावण से जीत ही नहीं सकता, देवी प्रसन्न ही नहीं हो रही हैं, तो राम अपनी आंख निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम कहते हैं, मतलब राम को ये लगने लगता है कि धिक्कार है ऐसे जीवन पर, ऐसा जीवन जीकर भी मैं क्या करूँगा, जिसमें अपना भैया खो दिया, अपने पापा खो दिए, अपनी मम्मी मम्मी भी घर पे ही छूट गई थी, मम्मी, मौसी, प्रजा, सब लोग तो घर पे रह गए थे, वो वनवास गए थे। तो वनवास में कौन गया, भैया गया था साथ में, लेकिन भैया को भी बूटी लग गई, संजीवनी वो लग गई, शक्ति लग गई लक्ष्मण किसकी, मेघनाथ की, तो भैया भी धराशायी हो गए थे। पापा चले ही गए थे दशरथ जी, स्वर्गवास हो गया था पुत्र वियोग में। एक दिलासा था बीबी का कि चलो सीता जी साथ हैं, लेकिन सीता जी को भी रावण ले गया। राम के पास बचा क्या, बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करी और वो सेना हारने लगी थी। मतलब शुरुआत में तो राम हार रहे थे, बाद में फाइनली राम की विजय हुई, धर्म का अधर्म पर विजय हुआ, अधर्म का नाश हुआ। बाद में राम से प्रसन्न हुई माँ दुर्गा और राम को आशीर्वाद दिया और बोली, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो राम रोने लगते हैं, इसमें इतनी बुरी हालत हो जाती है। राम कहते हैं, मतलब निराला लिखते हैं राम की शक्ति पूजा में कि कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज बोले स्वर, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज बोले रघुमणि, मित्र वर विजय होगी न समा, कि हे मित्र विभीषण, विजय आसान नहीं है। बाद में जाम्बवंत जो सीनियर थे सबसे, वो उपाय सुझाते हैं राम जी को कि हे राम, आप इस तरह से हार मानने लगोगे तो आपकी सेना का क्या होगा, सेना को तो सोचो क्या होगा, माता सीता को कौन लेके आएगा, अयोध्यावासी आज भी आपकी राह देख रहे हैं, कैसे जा पाओगे, क्या मुंह दिखाओगे उनको कि राम हार के आ गए, एक राक्षस से, एक रावण से हार के आ गए। तो जाम्बवंत कहते हैं, उनको एक उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। हे रघुनंदन, शक्ति की मौलिक कल्पना करो, शक्ति को हासिल तुम करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो तुम हो सिद्ध, निश्चय ही करोगे उसे ध्वस्त। उसके बाद राम शक्ति की पूजा करते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं और राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, राम इतने हताश निराश हो चुके थे कि वो कहने लगते हैं कि मतलब अपने से कोई निराश हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, लेकिन बार बार असफल हो जा रहा है, तो वो व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। जब निराश हो जाता है तो पता चला इतनी सारी किताबें इकट्ठी करी और सबके पूरे के पूरे गट्ठर को फाड़ के फेंक दिया कि गंगा में सिरा दिया, ले गंगा माता, मुझे नहीं पढ़ना, मतलब मोहभंग सा हो जाता है। तो राम का भी मोहभंग हो चुका है और राम कहते हैं कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, एक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। उसके बाद राम अपनी आंख निकालने को तैयार हो जाते हैं कि हे माता, मैं अपनी आंख चढ़ाता हूँ, और धनुष ले लेते हैं ऐसे करके अपनी आंख की तरफ। जब धनुष उठाते हुए देखती हैं दुर्गा माँ कि राम अपनी आंख देने को तत्पर हैं, तब वो प्रकट होती हैं और कहती हैं, धन्य 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 राम, मतलब कि हे राम आप धन्य हैं, और आशीर्वाद देती हैं। तो निराला पंत महादेवी, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद में पंत भी आते हैं, निराला भी आते हैं,
नागार्जुन आते हैं, केदारनाथ आते हैं, त्रिलोचन आते हैं, प्रयोगवाद में अज्ञे आते हैं, मुक्तिबोध यहाँ भी आते हैं, और मुक्तिबोध यहाँ भी आते हैं, क्योंकि दूसरे पहले ही तार सप्तक में मुक्तिबोध की रचनाएं भी ली गई हैं। मुक्तिबोध यहाँ भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल से ही ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो अपन ने इसमें टाइम भी ज़्यादा लिया है। बहुत सारे कवि इसको पढ़ेंगे, अपन विस्तार में इसी को पढ़ेंगे, और अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आधुनिक काल पर ही होगी। आधुनिक काल से ही किसी टॉपिक को उठाएंगे। जैसे अपने में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग कवियों की कहानियाँ हैं, तो 21 कहानियों को पढ़ेंगे अपन, पूरी पूरी पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो कल कोई कहानी उठा लेंगे, 1 घंटे में समाप्त हो जाएगी कहानी। परसों फिर कोई कविता उठा लेंगे, 1 घंटे में वो समाप्त हो जाएगी। अगले दिन फिर से कहानी। तो अल्टरनेट चलता रहेगा, गद्य पद्य इनका मिश्रण चलता रहेगा, तो आप बोर भी नहीं होगे। और एक साथ पढ़ने के से अच्छा है कि एक एक करके पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको मैं कहानी सुना दिया करूँगा, और आप फिर उसको घर पे पढ़ लिया करिए। ठीक है, और यहाँ भी पढ़ा दिया करेंगे कहानी, मतलब यहाँ पर खोल लिया करेंगे PDF कहानी का, या जो भी बुक है कहानी उसका पेज लगा लिया करेंगे। तो यहाँ भी पढ़ते चला करेंगे। जैसे आपके पास मान लो बुक नहीं है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो मेरे साथ में, और समझा दिया करूँगा मैं कौन पात्र हैं, कौन किससे क्या कह रहा है। ठीक है, तो गद्य पद्य का मिश्रण चलता रहेगा, एक दिन गद्य एक दिन पद्य। ठीक है, तो चलो आज की क्लास मेरे ख्याल से हो गई होगी 30-40 मिनट की। तो आज अपन ने देखा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, और इससे पहली वाली क्लास में देखा था नेट का सामान्य परिचय। मतलब अभी तक अपनी कुल 3 क्लासेस हो चुकी हैं। नेट का सामान्य परिचय था सबसे पहली क्लास में, उसके बाद नेट का सिलेबस डिस्कशन किया था, उसके बाद हिंदी साहित्य का परिचय देखा था, देख ही रहे हैं इस क्लास में। आगे की क्लास में अपन कोई एक कहानी देख लेंगे। ठीक है, तो पहली कहानी से ही शुरुआत कर लेंगे, शायद एक टोकरी भर मिट्टी, जो हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हिंदी कहानी उसके बाद देख लेंगे अगली क्लास में कोई कविता उठा लेंगे। राम की शक्ति पूजा बड़ी कविता है, बहुत बड़ी कविता है, 8-10 पेज की कविता है, लेकिन चूँकि इंटरेस्टिंग कविता है तो अपन पहले आसान चीज़ों को पढ़ें, क्यों उन चीज़ों में दिमाग लगाएं जो मुश्किल पैदा करें। जब साहित्य में रुचि आने लगेगी तब अपन उन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल एक छोटी सी कहानी देखते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी, पढ़ के आइए तो अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं बता दूंगा समरी, उसके बाद पढ़िए तो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये देख लीजिए, बना लीजिए इसको। ठीक है, चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलिए, नमस्कार सभी को, कल मिलते हैं।